हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। राइट, ये क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? टॉपिक का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, तो ये फ्लो क्या होता है? ये इनफ्लो भी हो सकता है और ये आउटफ्लो भी हो सकता है। क्लियर है? इनफ्लो का मतलब पैसा आना, आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। दोनों चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। राइट, अब आप बोलोगे सर ये बनाने की जरूरत क्या है, कैश बुक भी तो हम बनाते हैं। क्लियर है? लेकिन जो कैश बुक होती है वो सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो बताती है। ये इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ साथ ये भी बताता है कि इस साल कितना पैसा आया और गया, कौन कौन सी एक्टिविटी के हिसाब से। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर एक्टिविटी क्या होती है, वो देखिए। एक बिजनेस में 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। उससे पहले एक और पॉइंट ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के 4 पार्ट होते हैं। पहला स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, तो ये पॉइंट याद रखना। कितने तरीके की एक्टिविटी होती है वो देखिए। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो अब ये होती क्या एक्टिविटी देखिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो चीज होती है जिस चीज का आपका काम होता है, जिस चीज का आपका बिजनेस होता है, उससे जो इस साल पैसा आया या पैसा गया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। जो पैसा आता है वो प्लस में होता है और जो पैसा जाता है वो माइनस में होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? अब जैसे आप माल बेच रहे हो, कैश सेल कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? कैश सेल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आपका काम ही उस चीज का है। क्लियर है? दूसरा, क्रेडिट सेल इसके अंदर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो उधार के ऊपर होती है। लेकिन जिसे आप माल बेचते हो, उससे आप पैसे रिसीव करते हो, तो उसे बोला जाता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स। राइट, किस चीज से पैसा जाता है? वो है कैश परचेजेस। पेमेंट टू क्रेडिटर, नेक्स्ट पेमेंट फॉर वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। ये वो सारी चीजें होती है। अगला इनकम टैक्स। क्लियर है? इन सब से पैसा जाता है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। क्या क्या आया इसके अंदर? कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट फॉर वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। अब आप बोलोगे सर इनकम टैक्स कैसे ऑपरेटिंग होता है? सर आप बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे, तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे। इसलिए कौन सी एक्टिविटी होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। राइट, आगे देखिए। अगला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। आप अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करते हो? सर फिक्स एसेट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है? तो अगर आपने कोई परचेज करी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट कौन सी होती है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब। और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अगली,
अब फिक्स है, जैसे आपको कोई रेंट रिसीव हुआ तो वो कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सर आपका काम तो नहीं है रेंट, प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाने का, तो अगर वो काम नहीं है तो रेंट रिसीव आपको हुआ बिल्डिंग से, और बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी होती है, जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। क्लियर है? आप कोई पैसा कमाते हो, जोड़ते हो, फिर उससे कोई बिल्डिंग खरीदते हो, कोई चीज खरीदते हो, फैक्ट्री खरीदते हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है, सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये जो फिक्स एसेट है ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। तो अगर फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग है तो उसका जो प्रोडक्ट हुआ रेंट रिसीव, वो भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। क्लियर है? अब इसके अंदर रेंट रिसीव्ड हुआ, अब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी तो आपको उससे डिविडेंड मिला, दिया नहीं डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने कोई लोन दिया किसी को, इसके अंदर लोन भी आते हैं क्योंकि वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उससे आपको कोई इंटरेस्ट मिला तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है? तो ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अगला ऑपरेटिंग समझ में आ गया, इन्वेस्टिंग आ गया, अब आया फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है जो एक कंपनी को फाइनेंस करता है। सर मेन फाइनेंसर होता है शेयर होल्डर, तो जितने भी शेयर कैपिटल होता है तो वो इसके अंदर आ जाता है। अगर कोई लोन है, अगर कोई लोन है तो वो भी यहीं आ जाएगा। क्लियर है? कोई पब्लिक डिपॉजिट है तो वो भी इधर ही आ जाएगा। अगर कोई डिवेंचर है तो वो भी इधर ही आ जाएगा। क्लियर है? अगला, अब शेयर कैपिटल को बदले में आप क्या देते हो, डिविडेंड देते हो। क्या देते हो, डिविडेंड। दो तरीके का होता है, एक प्रपोज डिविडेंड, एक इंटरिम डिविडेंड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो साल के बीच में दिया जाता है, प्रपोज डिविडेंड साल के आखिरी में। तो जहां पे शेयर कैपिटल आएगी वहीं उसका प्रोडक्ट भी आएगा। क्लियर है? तो प्रपोज डिविडेंड भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। इंटरिम डिविडेंड भी फाइनेंसिंग। क्लियर है? अगला, अब ये जो डिवेंचर होता है, लोन होता है, इसके बदले में आपको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, मतलब आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये मेन तीन एक्टिविटी होती है एक बिजनेस की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिस चीज का आपका काम होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो बेसिकली फिक्स एसेट और नॉन करेंट एसेट में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जहां जो लोग आपको फाइनेंस करते हैं। राइट? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है? अब एक चीज और इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, तीन तरीके की एक्टिविटी हमने देख ली, एक चीज और इन्वॉल्व होती है, वो होती है कैश एंड इक्विवेलेंट कैश। ये तीन तो हमें समझ में आ गई। अब कैश एंड इक्विवेलेंट कैश में क्या आता है, कैश एंड इक्विवेलेंट कैश खुद आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है, करंट इन्वेस्टमेंट आती है, राइट? कैश एंड इक्विवेलेंट कैश आता है, मार्केटेबल सरप्लस आता है और करंट इन्वेस्टमेंट आती है। ये कैश एंड इक्विवेलेंट कैश का ही पार्ट होता है। ये तीनों एक्टिविटी आपने देख ली, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और जो चौथा पार्ट आपको इसके अंदर देखना है वो कैश एंड इक्विवेलेंट कैश का, राइट? अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, वो देखिए, आपको क्लासिफाई करना है classifying the following into operating activity, investing and financing activity. और लास्ट कैश एंड इक्विवेलेंट कैश। पहला पॉइंट, चलिए, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ
बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी होती है आपके हिसाब से? सर बिल्डिंग होती है फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड किस पे दिया जाता है? लोन डिबेंचर, और लोन डिबेंचर क्या होते हैं? आपके फाइनेंसर होते हैं, तो इसलिए कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी होती है? सर बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का हमारा फाइनेंसर होता है, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आ गया? सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला पेमेंट फॉर सैलरीज, पेमेंट फॉर सैलरी कौन सी एक्टिविटी है? ये सैलरी आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है और डे टू डे आप खर्चा करते हो जो, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई ये? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगला रेंट रिसीव्ड, रेंट आपको किससे मिलता है? बिल्डिंग से। बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेसिकली देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो चीज होती है जो आप अपना पैसा होता है जहां आप लगाते हो, क्लियर है? और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है और आप किसी से बोरो कर रहे हो तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बस। और डे टू डे जो आप जो अपने बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो, लगा रहे हो, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्लियर है? तो रेंट रिसीव, पैसा आ रहा है और ये किससे आया? जहां आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है, क्लियर है? अगला टैक्स पेड, टैक्स पेड आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इससे पैसा इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। देखो साफ पता चल रहा है, बिल्डिंग सेल हो रही है तो इनफ्लो, इंटरेस्ट पेड, पे करा तो आउटफ्लो, क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रहा है, मतलब साल के स्टार्टिंग में 10 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट था, अब 15 हो गया, तो इसका मतलब इस साल आपने 5 लाख का और ओवरड्राफ्ट लिया, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया या गया? पैसा आया, इसलिए प्लस, ठीक है? पेमेंट फॉर सैलरी, नाम ही बता रहा है पेमेंट है, तो आउटफ्लो। रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो इनफ्लो। टैक्स पेड, नाम ही बता रहा है, क्लियर है? लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिससे ना तो इनफ्लो होता है ना तो आउटफ्लो होता है, वो आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं। देखो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, इसका जो आंसर है वो नो फ्लो है, क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया, क्लियर है? अगला परचेज ऑफ बिल्डिंग, अगेंस्ट शेयर्स, मतलब आपने शेयर्स दे दिए, आपने शेयर्स दे दिए और बदले में बिल्डिंग खरीद ली, तो नो फ्लो, क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया, क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, नो फ्लो। क्यों? क्योंकि ये जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका इक्विवेलेंट कैश होता है, तो कैश एंड इक्विवेलेंट कैश को ना आप इनफ्लो ले सकते हो ना आप आउटफ्लो ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार क्वेश्चन का। चलिए अब आगे नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले कॉन्सेप्ट देखिए, एक कंपनी जो नेट प्रॉफिट अर्न करती है
वो अर्न करती है बिफोर टैक्स। क्लियर है? फिर कंपनी इस पे टैक्स पे करती है या प्रोविजन फॉर टैक्स बनाती है। फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए डिविडेंड भी देती है, तो वो भी इसी में से देती है, तो वो भी माइनस हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो जो वैल्यू बचती है उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो और कभी कभार, हाँ चलो ठीक है, नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स लगाया, प्रपोज डिविडेंड लगाया, इंटरिम डिविडेंड लगाया, ट्रांसफर टू रिजर्व लगाया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये गिवन है और आपको ये निकालना है, क्लियर है? और एक चीज और, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है फिर ये बैलेंस शीट में चला जाता है। हमने एक सब हेड पढ़ा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर जाके ये प्लस हो जाता है, उसके अंदर जाके ये प्लस हो जाता है। क्लियर है? अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है और आपको आफ्टर टैक्स गिवन है, आपको आफ्टर टैक्स गिवन है, तो आप क्या करोगे? ये गिवन है और ये निकालना है, तो आप क्या करोगे? इन 1 2 3 4 चारों को ऐड कर दोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, तो आपका क्या बच जाता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और आपको बिफोर टैक्स निकालना है, तो आपको क्या याद रखना है? पहले आपको नेट प्रॉफिट लेना है, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड को ऐड करना है, प्रपोज डिविडेंड को ऐड करना है, और ट्रांसफर टू रिजर्व को ऐड करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल देना। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी होती है, वो हम देखेंगे बाद में, अभी तो हम बेसिक पूरा पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, आफ्टर टैक्स गिवन है तो ये चारों चीजें ऐड करके आपको ये निकालनी है। अगर इन चारों में से एक चीज गिवन है तो एक ऐड हो जाएगी, एक भी गिवन नहीं है तो यही डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे देखिए, आज हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेसिक ले रहे हैं सिर्फ। क्लियर है? और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाया जाता है, AS3 रिवाइज। और इसका फॉर्मेट फिक्स है। फॉर्मेट फिक्स मतलब आपको ऐसे ही बनाना है, पहले ऑपरेटिंग बनानी है, फिर इन्वेस्टिंग बनानी है, फिर फाइनेंसिंग बनानी है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज मैं आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसका फॉर्मेट बता रहा हूं पूरा। क्लियर है? देखिए सबसे पहले, अभी मैं फॉर्मेट में भी नहीं बता रहा, ऐसे ही बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बाद में देखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें निकालना आ गया, मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बताया था कि आप नेट प्रॉफिट लो, उसमें 4 चीजें ऐड कर दो। क्लियर है? अब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो टर्म है ना नेट प्रॉफिट, ये बहुत सारी ऐसी चीजों से इफेक्टेड होता है जो कि नॉन कैश भी होती है और नॉन ऑपरेटिंग भी होती है। इसका मतलब क्या है, उसने इसे इफेक्ट करा हुआ है, लेकिन वो नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और कौन सी एक्टिविटी बना रहे हो आप? ऑपरेटिंग। तो आपको जितनी भी ऐसी चीजें हैं उसके इफेक्ट को उल्टा करना है अब आपको। क्लियर है? तो अब आपको यहां पे लिखना क्या है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्लियर है? अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, डेप्रिसिएशन। क्लियर है? डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, उसने प्रॉफिट को बढ़ाया है, कम किया, कम किया। तो अब हमें क्या करना है, उसके इफेक्ट को उल्टा करना है। तो डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ऐसे ही आप एक और चीज भी प्लस करते हो इसके अंदर, इंटेंजिबल एसेट पे भी एक वैल्यू कम होती है, उसे एमोटाइजेशन बोला जाता है, या उसे इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ बोला जाता है। नॉन कैश होता है, प्योर, कोई पैसा नहीं गया, उसने प्रॉफिट को कम कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे ही एक और नॉन कैश आइटम होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। नॉन कैश है, प्रॉफिट को कम करा, हम उल्टा कर रहे हैं, देख लो, जो लॉसेस है उसे ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बिल्कुल करेक्ट। अगला एक होता है इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन करंट लायबिलिटी, ये कैश में तो होता है, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। तो इसलिए इसे, ये एक्सपेंस है, इसने प्रॉफिट को कम करा हो, अब आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर है? उसके बाद एक चैप्टर में आपने चीज पढ़ी थी यार, डिबेंचर में, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर। तो उसे आप किससे राइट ऑफ करते थे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। क्लियर है? अगर आपने उसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करा है, पैसा तो नहीं गया, तो वो भी नॉन कैश आइटम है, तो आपको वो भी इसके अंदर ऐड करना पड़ता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से किया है तो सेम प्रेफरेंस शेयर्स का भी होता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहीं पे। क्लियर है? फिर उसके बाद अब आई नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बारी, जैसे रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव ने आपके नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया, लेकिन क्या वो बिजनेस का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है? आंसर इज नो। तो अब आपको उसके इफेक्ट को उल्टा करना पड़ेगा, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस, रेंट रिसीव्ड माइनस। क्लियर है? तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है वो सारी माइनस कर दो। रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। ये गुडविल याद रखना, एमोटाइजेशन का मतलब होता है गुडविल या पेटेंट कम होना। क्लियर है? इसमें भी डिटेल में बात करेंगे। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगला डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर है? तो आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन ऐड करा, एमोटाइजेशन ऐड, सारे इनकम एक्सपेंसेस आप ऐड कर रहे हो, लॉसेस सारे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड करा, इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन करंट लायबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऐड करा, रेंट रिसीव माइनस करा, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस करा, इंटरेस्ट रिसीव माइनस करा, डिविडेंड रिसीव माइनस करा। क्लियर है? अब ये सारा करने के बाद
जो आपका प्रॉफिट आता है उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जो उल्टा होना था वो यहीं तक ही होना था। क्लियर? एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने की। चलिए अब आगे देखिए। अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है। वर्किंग कैपिटल अब आपका जिस चीज से पैसा जा रहा होगा वो माइनस, जिस चीज से पैसा आ रहा होगा वो प्लस। क्लियर है? अब वो कौन सी होती है? वो होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। क्लियर है? अब लेट करिए अगर आपकी कोई करंट एसेट बढ़ रही है, करंट एसेट जैसे स्टॉक, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स पेबल बढ़ रहा है, तो आप सोचो खरीदा होगा बेचा होगा? सर खरीदा होगा। खरीदा होगा तो पैसा गया होगा, इसीलिए माइनस। अगर कोई भी करंट एसेट बढ़ रही है तो माइनस। अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है, आपको सिर्फ यही दो चीजें करनी है यहाँ पे। करंट लायबिलिटी जैसे ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर ये कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने रीपेमेंट करी हो तो पैसा गया होगा, इसलिए माइनस। क्लियर है? और इसका उल्टा है तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। यहां तक जो उल्टा होना था वो हो गया। क्लियर है? तो करंट एसेट बढ़ रही है तो माइनस, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस, और करंट एसेट कम हो रही है तो प्लस, बढ़ रही है तो करंट लायबिलिटी प्लस। राइट? लेकिन इसमें ना कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। पहला मैंने आपको बताया था कैश एंड इक्विवेलेंट कैश। इसके अंदर कैश एंड इक्विवेलेंट कैश आता है, करंट इन्वेस्टमेंट आती है और मार्केटेबल सरप्लस। ये सब छोड़ना है, यहां पे नहीं लेना उसे। क्लियर है? इग्नोर कर देना है। अगला बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। कैश क्रेडिट ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। क्लियर है? तो ये पूरा करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसे बोला जाता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? फिर लास्ट इसमें टैक्स पेड माइनस कर देना है। अब आप बोलोगे सर टैक्स ऊपर आपने पहले प्लस करवाया था, अब आप माइनस करवा रहे हो, तो आंसर तो नील इफेक्ट आएगा। नहीं, फर्क आएगा। बस आइए प्रेजेंटेशन समझो। पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करना है, फिर आपको माइनस करना है। राइट? आई होप ये आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसकी वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज जो हमने एक्टिविटी करी है वो ऑपरेटिंग करी है। उसमें पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना सिखाया जाता है। फिर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम करते हैं, जैसे डेप्रिएशन ऐड, इंटेंजिबल एसेट कम होना ऐड, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये सब प्लस। और जो इनकम्स होती है रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होती है, जिस चीज से पैसा जा रहा हो वो माइनस, जिस चीज से पैसा आ रहा हो वो प्लस। जैसे करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो माइनस, करंट लायबिलिटी कम हो रही है भी माइनस। करंट एसेट अगर कम हो रही है तो आपने सेल करी होगी, सेल करने से पैसा आता है इसलिए प्लस, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो भी प्लस। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें आपको कैश एंड इक्विवेलेंट कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को नहीं लेना, और लास्ट में आपको यहाँ पे टैक्स पेड माइनस कर देना है। तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। इसे एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसका सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ऑपरेटिंग का, फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कराऊंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जाएंगे। राइट? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता, और कभी कभार साथ में 1 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिंगल भी। राइट? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।